हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण टेस्ट की, जो आपको अपने एग्जाम यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है 20 अगस्त को, उससे पहले आपको देना जरूरी है। देखिए, आज के एग्जाम से एक तो आपको अपना लेवल पता लग जाएगा कि कितना लेवल आप लोगों का हो चुका है। जो आज के अंदर मैंने आपका ये एक तरीके से टेस्ट लिया हुआ है, ये टेस्ट आपका मॉडरेट लेवल का रखा हुआ है, या उससे थोड़ा आपका अभी इसको कह सकते हैं अपर लेवल का, इसको कह सकते हैं, जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज के टेस्ट के माध्यम से अगर आपके कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते या किसी क्वेश्चन के अंदर आप फंसते हो, तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आने वाली है। क्योंकि लगभग सभी टॉपिक मैं आपके करवा चुका हूं। ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं वो सभी टॉपिक मैं आपके लिए करवा चुका हूं। तो जो भी आपके टॉपिक जिनकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, वो लगभग सभी मैं आपको अपने YouTube चैनल पर करवा चुका हूं। ओमार सीट कहा गई, ओमार सीट लगवाई थी, इसमें तो नहीं है। ओमार सीट भी मैंने यहां पर लगवाई थी, पर बेसिकली यहां पर नहीं दिख रही। ठीक है, तो लगभग जितने टॉपिक है वो यहां पर CDP के आपके हो चुके हैं। एक दो टॉपिक बचते हैं, वो भी मैं जल्दी आपके करा दूंगा। बट आज का जो आपका ये टेस्ट होने वाला है, आज का जो है आपका टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी ये कितनी हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट बच जाएंगे, उन सब्जेक्ट के ऊपर फिर हम लोग उनकी तैयारी तेज यहां पर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपके इस महत्वपूर्ण टेस्ट की। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर बाकी के सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बाकी के सब्जेक्ट की, बाकी के क्वेश्चन की तैयारी, जो आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर आ गए। ठीक, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास की स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके अलावा वो लगा देता हूं, आज टाइमर लगा देता हूं आप लोगों के लिए, या टाइमर की जगह पोल लगवा देता हूं। तो पोल लगा दो आज इनके लिए। ठीक है, टाइमर से बढ़िया पोल रहेगा। ठीक, पोल मैंने आज आप लोगों के लिए लगवा दिया है, साथ के साथ आंसर देना। ज्यादा एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉपिक के अंदर मिक्स क्लास के अंदर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। आज बड़ी स्पीड से आंसर आपको देने हैं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको आंसर देने हैं, और साथ के साथ जितना एक्सप्लेनेशन होगा उसको मैं करवाता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने पेपर, और देखते हैं आज की वीडियो के अंदर कौन बच्चा टॉप करता है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर, आज के टेस्ट के अंदर कौन बच्चा टॉप करता है, ये आज की वीडियो के अंदर हम पता लगाते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। स्पीड मेरी तेज रहेगी, 5 सेकंड का सिर्फ आपको टाइम दूंगा सोचने समझने का, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देने वाला। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जीन पियाजे की बेसिकली यहां पर स्टेज दी हुई है, सेंसरी, प्री, कॉन्क्रीट और आपकी फॉर्मल, और यहां पर उनकी आपको सही एक प्रकार से मैच दी फॉलोइंग करना है आपको। ठीक है, यानी कौन सी आपके यहां पर सही उससे सुमेलित यहां पर होगी, मैच दी फॉलोइंग नहीं, सही सुमेलित यहां पर बेसिकली पूछा हुआ है। जैसे पहली इसने पूछ ली सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कितना बच्चा होता है यार, आदत वही जा रही है, देख लो बीबी, ये तो टेस्ट है ना आज आपका। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बताया गया है मानसिक प्रश्न से बच्चा यहां पर जूझ रहा है, यानी कि जो मेंटल मैनिपुलेशन होता है उससे बेसिकली यहां पर बच्चा जूझ रहा है। दूसरी स्टेज दी हुई है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बताया गया है कि बच्चों को यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस का यहां पर उसका विकास हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तीसरी दी हुई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा ऑपरेशन तो कर पाता है लेकिन अमूर्त नहीं कर पाता। फोर्थ दी हुई है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा क्या काम करता है, अपना प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम होता है। बताओ सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने टाइम रखा हुआ है, पोल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, हाँ, आवाज अपनी बढ़ा लीजिए, मोबाइल के अंदर आवाज को अपनी बढ़ा लीजिए। ठीक है, मे भी शायद ये लगाया हुआ है, मैंने कॉलर माइक लगाया हुआ है, शायद इसकी वजह से आवाज कम आ रही हो। ठीक, चलिए देखिए आंसर जो इसके अंदर आपका सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, जैसे जीववाद पढ़ा होगा आपने, या फिर उसके अलावा केंद्रीकरण पढ़ा होगा, सेंट्रेशन आप लोगों ने जिसको कहते हैं आपलटावी का गुण पढ़ा होगा, ये बेसिकली जितने भी ऑपरेशन होते हैं इनको बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जब बच्चा आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, तब बच्चा इनको यहां पर लगभग सीख जाता है। बट कॉन्क्रीट फॉर्म में यानी मूर्त अवस्था में इनको सीखता है, ना कि इनको अमूर्त अवस्था में सीख पाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी फर्स्ट स्टेज दी थी, मुझे बताइए आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, या ऑप्शन के अंदर बताओ, जो बच्चा मेंटली मैनिपुलेशन करता है चीजों को अपने माइंड के अंदर,
वो किस स्टेज में करता है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेंटली मैनिपुलेशन किस चीज के ऊपर करता है अपने माइंड के अंदर। जो फैक्ट उसके सामने आते हैं, तथ्य उसके सामने आते हैं, उनका मैनिपुलेशन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से उनको उलटना पलटना सीखता है, वो बताओ। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आप लोग देखते समझ गए होंगे कि भाई ये तो आपकी सेंसरी के अंदर होने वाली है। उसके अलावा आपकी जो रिजर्व एक्शन होते हैं, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, देखिए जीन पियाजे की जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा आपका होता है जन्म से लेकर 2 साल तक का, इसकी भी आपकी सब स्टेज होती है। आई थिंक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी। इसके भी आपकी सब स्टेज होती है। उसमें जो आपकी पहली स्टेज होती है जिसमें बच्चा होता है 30 दिन का बच्चा होता है, ठीक है। तो 30 दिन का जब बच्चा होता है, जन्म से लेकर 30 दिन तक का जो बच्चा होता है, तो उसमें अपना क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। जैसे ग्रिपिंग करता है, किसी चीज को ऐसे पकड़ता है, सकिंग करता है, किसी चीज को चूसता है, ठीक है। जैसा आपने अंगूठा चूसते हुए बच्चों को देखा होगा, अरे हम लोग खुद चूसते थे भाई, ठीक है। तो ये बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में करता है यहां पर, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम होता है, जबकि अमूर्त संक्रियात्मक क्रियाओं में वो सक्षम हो जाता है, मतलब कैपेबल हो जाता है आपका, ठीक है। तो आंसर इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा। मेंटल मैनिपुलेशन किस स्टेज में बच्चा करने लग जाता है, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अगले का पोल इनके सामने जल्दी से लगा दिया जाए, ठीक है। हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, जल्दी आंसर दो। अगला आपके सामने अजर्सन है, कथन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इस बार पेपर आपका ऑफलाइन है, अजर्सन वाले क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता, क्योंकि ऑनलाइन में जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है तभी से इनकी शुरुआत हुई है। लेट्स सी इस बार आते हैं नहीं आते, इनको देखा जाएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। रीजन यानी तर्क इसमें दिया हुआ है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता। तो आपको बताना है क्या ये दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो क्या यहां पर तर्क इसकी सही व्याख्या कर रहा है या आपके दोनों गलत है। तो सामने आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइए सही आंसर। 5 सेकंड आपकी शुरू होती है अब, जल्दी से 5 सेकंड अपनी बताइए कि आपकी 5 सेकंड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, दूसरे का तीसरा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, एक ही। अच्छा देखते हैं भाई इसको, चलो देखते हैं आपका आंसर, देखते हैं आपका आंसर सही क्या हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था कितनी की होती है, जब बच्चा लगभग 6 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। ठहरता तो है ही नहीं। देखिए जो बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होता है ना, वो लगभग 6 साल की उम्र तक, अगर मैं ऑथेंटिक किताबों की बात मानूं तो 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है, या कहीं कहीं पर आपका 90% भी दिया होता है। जितनी भी मैंने आज तक ऑथेंटिक किताबें पढ़ी हुई है, दोनों ही यहां पर सही हुई है, या जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी जो आपका ऑथेंटिक माना हुआ है, एक स्टेटमेंट में 85% को सही माना हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादातर ऑथेंटिक चीजों को या ऑथेंटिक लोगों को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो 85% तक हो जाता है, लेकिन संज्ञानात्मक जो आपका विकास है ना, वो कभी ठहरता नहीं है, वो चलता रहता है आदमी का, ठीक है, माइंड के अंदर, ठीक। अब जो इसमें तर्क दिया है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता, गलत है। इसके बाद भी नई नई चीजें सीखता है, ठीक है। आप लोग सीख नहीं रहे अभी, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों गलत हो जाएंगे। तो थर्ड वाले भाई आपके यहां पर आंसर हो गया गलत, ठीक है। चलो देखते जाओ भाई आज कौन बच्चा इस टेस्ट के अंदर आपका टॉप करेगा, ठीक। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इनको दोबारा पोल दे दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि बाल विकास की जो गति होती है वो आपको बतानी है। क्या वो एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है, या उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती है और यह अव्यवस्थित होती है, या फिर एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, या फिर इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार भी होती है। बताओ सही आंसर क्या होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। ठीक है भाई, आंसर देखिए अब इसके अंदर आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा फोर्थ। देखो फोर्थ कैसे हो जाएगा आपका सही, कि देखिए जो आपका बाल विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। हर बच्चे का विकास अलग अलग प्रकार से होता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, श्रृंगात्मक हो, हर प्रकार से हर बच्चे का विकास अलग अलग प्रकार से हो रहा है। और आज जो आपका टेस्ट हो रहा है, इंपोर्टेंट टेस्ट हो रहा है, इसमें भी जो बच्चे के नंबर आएंगे ना, वो भी सभी के अलग अलग प्रकार से दिखेंगे
किसी का आज पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, किसी को थोड़े कम आएंगे, कोई ऐसा भी मिलेगा आज जिसके 0 अंडा आएंगे, नहीं आएंगे, तुक्के भी मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कुछ हद तक सुनियोजित और कर्मानुसार भी होता है जो आपका विकास होता है, ऑलरेडी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जैसे बच्चा विकास जो क्रम में चलता है, जैसे बच्चा उठना बैठना फिर चलना सीखता है, जैसा आप लोगों ने सीखा, पहले मैंने आपको टॉपिक कराए, फिर उसके बाद में आपके ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज कराई, उसके बाद आज आपका टेस्ट ले रहा हूं, फिर सीटेट वाले आपका टेस्ट लेंगे। तो इस प्रकार से आपका विकास एक क्रम के अनुसार मैं आपका चला रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट के हम लोग फिर यहां पर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन का पोल दो इन्हें जल्दी से, दे दिया पहले ही। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। आजकल एक ही रियलिटी शो चल रहा है ज्यादातर, बिग बॉस, ठीक है। तो मान लो बिग बॉस के अंदर तो खैर कोई जज ही नहीं होता, सलमान खान ही आकर वहां पे जज की भूमिका निभाता है। तो 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के डांस पर टिप्पणियां करती है कि तुमने सही नहीं करा, ऐसा करना चाहिए था, बहुत अच्छे, और स्टैंडिंग ओवेशन दे देती है, खड़े होकर मतलब तालियां बजा देती है। तो इस प्रकार से मतलब कुछ ना कुछ टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, डैश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, और ये बताओ कितने लोग बिग बॉस देखते हो, इसके बारे में भी जरा बताओ, ठीक है। देखिए, पहला धार्मिक संस्थान, तो ये सामाजिकरण की धार्मिक संस्थान है। तो मान लीजिए ऐसा कोई रियलिटी शो आ रहा है, तो अपने रियलिटी शो अपने टीवी पर देख रही है, वो कहां पर देख रही है, रियलिटी शो दर्शा रहा है वहां पर, ठीक है। तो आपका धार्मिक संस्थान से तो ऐसी चीज सीख नहीं रही है। परिवार, तो परिवार से भी ऐसा कुछ सीख नहीं रही है, क्योंकि रियलिटी शो चल रहा है आपका बेसिकली। और परिवार सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी होती है, आपकी फर्स्ट एजेंसी होती है, ठीक है। कौन सी एजेंसी होती है, फर्स्ट। ये हो जाएगा आपका मीडिया के अंदर, कौन सा हो जाएगा रियलिटी शो आपका, मीडिया के अंदर आपका रियलिटी शो हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये रियलिटी शो हो जाएगा, आजकल बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो मीडिया के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो आपका धार्मिक स्थल हो गया, मीडिया हो गया, और जो आपका स्कूल हो गया, या इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो जो आपकी किताबें होती है, टेक्स्ट बुक होती है, या फिर जो आपकी लाइब्रेरी होती है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपकी सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी होती है, ये सभी सोशलाइजेशन की होती है आपकी सेकंड एजेंसी होती है। कौन सी एजेंसी होती है, सेकंड एजेंसी होती है, जहां पर बच्चा अपने परिवार के बाद दूसरे नंबर पर इन एजेंसियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। अगर रियलिटी शो की बात आ रही है और उसके दृश्य दिखाता है, तो बच्चा कहां से सीखेगा, मीडिया के माध्यम से सीखेगा। और आप लोग क्या दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर यहां पर दिया है ज्यादातर बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर जल्दी से नजर डालिए, ठीक है। आज स्पीड बहुत तेज रखी जाएगी क्वेश्चन की, आज आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। किस उम्र में बच्चों के जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, वो प्रमुखतः बड़ी मसल्स के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। मतलब जो बच्चे की जो एक्टिविटीज होती है वो ग्रोस मोटर स्किल पर फोकस होती है, बजाय फाइन मोटर स्किल के। तो आपको स्टेज बतानी है, वो आपकी शैशवावस्था है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, या फिर मिडिल चाइल्डहुड होती है। बताओ सही आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट होता है आपका 5 सेकंड का, यहां पर खत्म, ठीक है। और शुरू होता है शुरू होते खत्म हो गया आपका, ठीक है। यहां पर टाइम आपका हो गया खत्म। देखिए, इसने कहा है कि यहां पर आपका बच्चा पहले ग्रोस मोटर स्किल सीखता है, फिर उसके बाद अपना फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। देखो, जो आपने छोटा बच्चा देखा होगा ना, तो आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा। छोटा बच्चा सबसे पहले अब जो अपने मसल्स का यूज करता है, वो करता है अपने ग्रोस मोटर स्किल का यूज करता है। आप, मेरे हाथ में पेन है, आप बच्चों को पेन दे दो, वो बच्चा इसको पेन को पूरा ऐसे मुट्ठी में पकड़ेगा। आप बच्चों को खाने के लिए चीज दे दो, पूरे हाथ को ऐसे भर के यूं खाएगा पूरा बच्चा उसको, ठीक है। आप बच्चों को कुछ भी XYZ चीज दे दो, पानी दे दो, वो पूरे गिलास को पकड़ के या अपने मुंह में पूरा ऐसे भी खेल लेगा। तो बच्चे को अपने कंट्रोल नहीं कर आता, अपने मसल्स पर कंट्रोल करना उसको नहीं आता। इसलिए बच्चा जो यूज करता है, वो यूज करता है अपने पहले किसका, ग्रोस मोटर स्किल का यूज करता है। किसका, ग्रोस मोटर स्किल का यूज करता है। धीरे धीरे बाद जब बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आती जाती है, फिर वो अपने किसका यूज करना शुरू कर देता है, फाइन मोटर स्किल का बच्चा यूज करना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग अब बड़े हो गए, इस स्टेज के अंदर आगे, तो हमको पता है ये पेन को कैसे पकड़ा जाता है, सिर्फ इन उंगलियों का यहां पर यूज होता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल होता है, जो आपकी होता है इन्फेंसी स्टेज के अंदर, जब बच्चा आपका लगभग 2 साल का होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही हर कोई करता था
ये नहीं कि छोटे बच्चों को आप पेन दोगे तो ऐसे 2 उंगली से पकड़ के लिख लेगा, ये चम्मच से आराम से बैठकर खा लेगा, नहीं पूरा हाथ डालेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि एक आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में संरचनात्मक शिक्षण के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के बारे में पूछा हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल है, वो आपको सही यहां पर बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है कि विविध स्पष्टीकरण देने चाहिए, ठीक है, रट कर याद करना और शब्द पुनरावृत्ति करनी चाहिए, पुरस्कार और दंड देना चाहिए, और बार बार वेदन और अभ्यास, मतलब आपके ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात होगी। बताओ सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से। अभी 5वें पर और 6ठा चल रहा है क्वेश्चन, 6ठे का आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो चाहे आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो या लर्निंग हो आपकी, उसमें बच्चों को मल्टीपल टाइप्स के आपके एग्जांपल देनी चाहिए, टीएलएम का यूज करनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज करनी चाहिए। कहीं पर भी आपको रोट लर्निंग मेमोराइजेशन स्मरण करना ये आ जाएगी, देखते गलत काट दो। बच्चों को पनिशमेंट आप कभी दे नहीं सकते। ड्रिल एंड प्रैक्टिस बच्चे की रोट लर्निंग को बढ़ाती है, तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। आंसर बचा सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने लॉरेंस कोलबर्ग का, इनके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, और आज ईमानदारी से अपना लास्ट में स्कोर बताना। जो बच्चा बेईमानी करेगा तो भाई अपने लिए वो बेईमानी करेगा, ईमानदारी से स्कोर बताना वीडियो के एंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। ठीक है, पहला नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरा दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह करना, तीसरा यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, या चौथा यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। बताओ सही आंसर आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा। ठीक है, आवाज थोड़ी बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल की, आवाज सही आ जाएगी। ठीक है, बताओ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसने बात कही हुई है, टाइम आपका खत्म, इतना ही टाइम मिलेगा भाई आपका। कोलबर्ग के अनुसार इसने बात कही है जो अंतिम चरण है, लास्ट चरण है। ठीक है, तो 3 लेवल इन्होंने बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इन्होंने बताया था। तो जो आपका लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा किसकी सुनता है, इसमें बच्चे के अंदर बेसिकली इतनी नैतिकता नहीं पाई जाती। जो आपका कन्वेंशनल लेवल है इसके अंदर बच्चा जो नैतिकता दिखाता है वो नैतिकता दिखाता है समाज के अकॉर्डिंग, जैसा समाज कह देगा उसके अकॉर्डिंग बेसिकली यहां पर बच्चा दिखाता है नैतिकता को। लेकिन जैसे बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि सबसे लास्ट के चरण में बच्चा जाता है, तो बच्चा फिर जो नैतिकता दिखाएगा, जो डिसीजन लेगा वो अपने अकॉर्डिंग लेता है, ना कि वो समाज के अकॉर्डिंग लेता है। समाज के कायदे कानून नियमों को नहीं मानता जब तक वो उसको सही नहीं लगते, जब तक वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर लेता अपने लेवल से। तो फोर्थ आंसर जो आप लोग देख रहे हो कि यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। जब तक उसको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता वो समाज के नियम कायदे कानूनों को नहीं मानता बिल्कुल भी। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बहुभाषिकता यानी कि बात हो रही है आपके मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच, कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है वो बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा। ठीक है, 2 सेकंड इसके अंदर फालतू दे दूंगा, बड़े बड़े ऑप्शन है यहां पर। विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा समान हो। या फिर तीसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ा सके। या चौथा, शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हो। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा बहुभाषिकता के बारे में, जिसके बारे में आपका चाहे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट आया हो, कोई भी आपकी पॉलिसी आई हो, उसमें इसके बारे में आपकी व्याख्या की हुई है। ठीक है, हाँ जी ठीक। थर्ड, बिल्कुल सही, थर्ड के साथ आप लोग जाओगे। क्या काम करनी चाहिए, बच्चों की सभी भाषाओं को, सभी भाषाओं से मतलब है जो बच्चे की खुद की मातृभाषा होती है उनका आपको सम्मान करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा ज्यादा अवसर उनको देने चाहिए अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए। तो आंसर नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। केवल उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए जो उनकी मातृभाषा और जो उनकी आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है उनमें आपका
बच्चा अपना आपको व्यक्त करता हो, या फिर उनको पनिशमेंट करता हो, ये भी नहीं होना चाहिए, या फिर बच्चों की उपेक्षा या बच्चे की मातृभाषा की उपेक्षा की बात आ जाए, या उसको इग्नोर करने की बात आ जाए, तो इग्नोर तो आप बच्चों को किसी भी हालत में अब नहीं कर सकते, बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को। तो आंसर नंबर 3 यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बताना जरा, 9वां क्वेश्चन आ गया, 10वें क्वेश्चन के बाद बताना कितने बच्चों का आंसर एक बार ठीक हुआ है, देखता चलूंगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र, यहां पर बात हो रही है आपके जेडपीडी की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसके पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, सपोर्ट देता है, तब वह किस संरचना का यहां पर प्रयोग कर रहा है, वो बताओ सही आंसर क्या होगा। पोल दे दे भाई ने जल्दी से। अच्छा, पार्ट, ठीक है, या स्कैफोल्डिंग, अनुबंधन, अनुकरण या फिर अनुकूलन, बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ नाम लूंगा भैया आज वीडियो के एंड में, सभी का नाम लूंगा, देखते जाओ जिन जिन बच्चों के जितना स्कोर आएगा। ठीक है, पर ईमानदारी से बताना। देखो स्कैफोल्डिंग का जैसे नाम आया तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा, लेव वाइगोस्की। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं, जो यहां पर टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस बच्चों को दी जाती है, या एक अडल्ट आदमी द्वारा छोटे को दी जाती है, ज्ञानी आदमी द्वारा थोड़े कम आदमी को दी जाती है, उसको आपका स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे मैं आपको स्कैफोल्डिंग यहां पर प्रदान कर रहा हूं, टीचर बच्चों को स्कैफोल्डिंग करा रहा है, तो ये टेम्परेरी हेल्प कौन देता है, ये देते हैं आपके MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको ज्यादा नॉलेज आपके होती है बच्चे से, जो आपका टीचर होता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पर। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने पेरेंट्स को मान के जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, फंस मत जाना जल्दबाजी के चक्कर में। तो आपको बताना है कि उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का अनुसरण करेंगे, या फिर ज्यादा संभावना है वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, या फिर तीसरी संभावना है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप का पालन करेंगे, या चौथी संभावना है कि वो कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, वेरी गुड भाई, फंस गए इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर आराम से लो, इसके अंदर 1-2 सेकंड का टाइम लो और जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसने यहां पर दिया हुआ है, इसने यहां पर दिया हुआ है कि मान के जेंडर रेखा को उन्होंने पार कर दिया, कि यहां पर जो पिता है वो तो अपने क्या काम कर रहा है, घर को संभाल रहा है, बच्चों को संभाल रहा है, और यहां पर उसकी मम्मी है वो किसी टूल की हेल्प से अपने उपकरण को ठीक कर रही है, यानी चैलेंजिंग भरे काम कर रही है, जो आदमी बेसिकली जिनको कहा जाता है वो काम करता है, वो यहां पर जो महिला है वो उस काम को कर रही है। तो इन मान के जो जेंडर रेखा है उनको पार कर दिया, तो जो पहले से जेंडर स्टीरियोटाइप समाज के अंदर चला जा रहा है कि नहीं, जो अपने ये उपकरण को काम, जो उपकरण ठीक करे जाते हैं उनको तो मेल करेगा, और जो बच्चों को देखभाल करेगी वो फीमेल करेगी, तो जेंडर स्टीरियोटाइप को तो चैलेंज दे दिया ना इस वाले संदर्भ से। तो क्या हो जाएगा आपका कि वो कम संभावना रहेगी कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। तो पहला यहां पर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, जो आप लोग फर्स्ट और सेकंड के साथ जा रहे थे, बिल्कुल सही, पहला सही हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा गधो, कम संभावना है कि समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। ठीक है, कम संभावना नहीं है, ज्यादा संभावना है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप के आपके विरुद्ध हो जाएंगे। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन बाल केंद्रीय शिक्षण यानी चाइल्ड सेंटर्ड, यहां पर टीचिंग की बात आ गई है, उनके अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान से पढ़ना, 1-2 सेकंड फालतू ले लेना। स्कूल परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, दूसरा भयमुक्त वातावरण बनना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, इस भयमुक्त वातावरण बनाना बेसिकली इसको करो। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना यानी पॉजिटिव डिसिप्लिन को यहां पर लागू करना। फोर्थ, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। बताओ यहां पर सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। ठीक, हाँ ठीक है, बताओ सही आंसर। देखो अगर इसके आंसर की बात करूं, शुरू वाले आपके पॉजिटिव है, शुरू वाले आपके क्या है, पॉजिटिव। अब देखो आप लोगों के मन में एक ये आया होगा कि सर डिसिप्लिन तो नेगेटिव होता है, आप तो बताते हो आज की डेट के अंदर हम उस प्रकार से बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते जैसे हम स्कूल के अंदर रखते थे, बट इन्होंने कहा पॉजिटिव वे में।
मतलब सकारात्मक रूप में आप इसको डिसिप्लिन में रखिए, ठीक है। हमारी तरह डिसिप्लिन में नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शोर मचा रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हमारे स्कूल में टीचर क्या काम करता था, पढ़ाते हुए या बाहर से आते आते दे मुक्के और या थप्पड़ मार दिया, मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े कर दिए, वो वाला डिसिप्लिन नहीं है यार, या पॉजिटिव वाला सकारात्मक रूप से डिसिप्लिन है। तो बेटा एक काम कर, आगे आके बैठ जाओ, ठीक है, या कुछ उसको और कुछ एक्टिविटी दे दी इस प्रकार की, ठीक। तो ये आपके 3 पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि यहां बच्चों को आपका निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मान लिया, यानी कि आपका यहां पर पैसिव लर्नर उसको मान लिया। पैसिव नहीं मानना, हमेशा बच्चों को एक्टिव लर्नर्स मानना है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव लर्नर रहेगा। तो नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई आंसर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपका एनईपी 2020 से, इसका बताइए सही आंसर आपका ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन यानी असेसमेंट के क्या उद्देश्य है? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। दूसरा, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। तीसरा, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। या फिर चौथा, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना यानी कि सपोर्ट करना। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। टाइम शुरू होता है अब आपका यहां से 5 सेकंड का, बताओ। ठीक है भाई, थर्ड, फोर्थ, अच्छा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रहे हो थर्ड फोर्थ, ठीक है। अच्छा थर्ड में तो यार एक बार बताओ थर्ड कैसे हो जाएगा। देखो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, 3 ऑप्शन में फर्स्ट आ रहे हैं, इसका मतलब तुक्का मार रहे हो फर्स्ट आएगा। जहां पर विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करने की बात आ जाएगी, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। अपनी जो आप बीती है वो यहां पर क्यों बताते हो कि हमारे साथ यही होता था, हमारे साथ डर होता था, हमें तनाव पैदा उत्पन्न किया जाता था टीचर से। अपनी आप बीती मत सुनाओ यहां पर ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका बिल्कुल होने से रहा। तो आंसर क्या बचा, फोर्थ, ठीक है। तो ये आपके सभी उद्देश्य हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। एनईपी 2020 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रखा है। 2-3 टॉपिक हमारे बचते हैं जिनको मैं जल्दी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को देख भी रहे होंगे कितनी इजीली आपके क्वेश्चन निकल भी रहे होंगे, ठीक। क्योंकि मोस्टली बच्चा आंसर सही दे रहे हैं, बस 1-2 बच्चों के आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े, वरना पूरी लाइन बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे स्किल्स यानी कि अच्छे कौशल होते हैं, उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। बताओ बुद्धो, इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और मेरे अंदर कौन सी बुद्धि है ये भी बताना, ठीक है। चलो पहला देखते हैं, तर्कीय गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर संगीत में बुद्धि। बताओ सही आंसर क्या होगा। और साथ के साथ मुझे बताओ मनोचिकित्सक के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। मनोचिकित्सक के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है ये कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर आपका आंसर चेक करूंगा। इसका आंसर सही से बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, देखो क्या करता है वो, पढ़ना लिखना और कहानियां सुनाना। तो बेसिकली किसके अंदर आ हो जाएगी आपकी, बी 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 बी, बिल्कुल सही, बी 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 बी, ठीक है। किसकी बी बी, इस क्वेश्चन की बी बी। सेकंड आंसर आपकी भाषाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगी। ऐसे लोगों को अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है जिनके अंदर ये वाली अपनी बुद्धि पाई जाती है। जैसा आपके कौन होते हैं, कवि रहते हैं, कवित्री रहती है, आपके पत्रकार रहते हैं, ठीक है, या जो आपके वकील रहते हैं, इनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड रहता है। ये इस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, जो अपने पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने की स्किल्स जिनके अंदर रहती है। तो आंसर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा। बाकी बुद्धियां सभी आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए जो बच्चे नए जुड़े हुए चैनल से यूट्यूब पर सर्च करके सारे टॉपिक देख लो, आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, क्योंकि आज इनका टेस्ट चल रहा है और इनको पता लग जाएगा जो चीजें इन्हें मैंने पढ़ा रखी है, जितनी चीजें प्रैक्टिस करा रखी है, कितना लेवल इनका आ चुका है। मनोचिकित्सक के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है वो जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। मेरी वाली बुद्धि तो आप लोगों ने बताई दी होगी, ठीक है। हाँ, इंटरपर्सनल पाई जाती है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, और टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है। अगला देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं लगा दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता और बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है। यह गुण निम्न में से किसके संकेतक है। 2-4 तो आप में से ऐसे होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते होंगे, कमेंट में लगा रहते होंगे, ठीक है। जैसे पता नहीं वो दिन कौन आया था, अरे नहीं उसका नाम नहीं लेना, वो तो उसका वो था, ठीक है।
उसका नाम नहीं लेना भाई, उसका राजकुमार का बड़ी मुश्किल से तो बेचारा आया है दोबारा पढ़ने। तो ये गुण निम्नलिखित में से किसके संकेत है? ADHD, ठीक है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का है आपका, विजुअल इंपेयरमेंट का है, डिसलेक्सिया का है आपका, या फिर डिसग्राफिया का है। तो बताओ किसका ये आपका लक्षण है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ADHD का, बिल्कुल सही बात है, आपका ADHD का हो जाएगा। इनके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा आवेगशीलता इनके अंदर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आवेगशीलता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं लगा पाते इस प्रकार के बच्चे। आप में से भी बहुत बच्चों के ऐसे लक्षण है, बहुत जल्दी जल्दी अपना क्या काम करते हैं, सर्च करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठते, कभी इधर उधर भागते फिरते हैं, ठीक है। तो हल्के फुल्के लक्षण कुछ बच्चों में यहाँ भी है, लेकिन जिनको अपना ADHD से जो आपके ग्रसित होते हैं उनके अंदर वाकई में ये वाली दिक्कत होती है। ADHD सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया आप लोगों को पता ही है, पढ़ने से संबंधित आपका विकार होता है। डिसग्राफिया आपका लिखने से संबंधित विकार होता है। मुझे बताओ विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, समावेशन के लिए सबसे बढ़िया आपका जो टूल रहेगा, उपकरण रहेगा, मुझे सिर्फ एक टूल का नाम बता दो जो जो आपके माइंड के अंदर टूल यानी उपकरण आ रहा है कि अगर कोई बच्चा विजुअली इंपेयरमेंट है, ठीक है, दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए कौन सा टूल सबसे इफेक्टिव, सबसे बढ़िया रहेगा? एक टूल का नाम बता दो आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए? विविध शिक्षार्थियों वाली, जैसा आप लोग शिक्षार्थी हो अलग अलग प्रकार के, ठीक है, ऐसे पाठ्यक्रम का यानी ऐसे करिकुलम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों को संस्कृति और भाषाओं को शामिल करें, रूढ़ियां और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे, बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाए, या फिर योग्यता के आधार पर अलग अलग संख्याएं बनाए। बताओ सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। विजुअल इंपेयरमेंट के लिए ब्रेल, ब्रेल ठीक बताया आप लोगों ने, ठीक है। और बताइए कुछ इसके अलावा। ब्रेल तो आपका कॉमन ही है कि ब्रेल का यूज करेंगे, ब्रेल बुक्स होती है जो ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने बनाई थी आपकी, ठीक। और बताइए कुछ इसके अलावा जो आपका और इसके अलावा अच्छा हो सकता है टूल्स, ठीक। इसके अंदर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ऐसी क्लासरूम में शिक्षकों को क्या चाहिए कि ऐसे करिकुलम का पालन करें जिसमें क्लास में बच्चों को संस्कृति और भाषाओं को शामिल करें। मतलब बच्चा हो या बच्चे से जुड़ी हो, उसकी सभी चीजों को यहां पर क्लासरूम में ऐड करना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ है? अच्छा अब आगे चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। पोल आपके सामने आ गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अजर्सन आपको दिया हुआ है कि अर्थपूर्ण अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। दूसरा इसमें तर्क दिया है, रीजन दिया है कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होती है, वो एक रेखीय होती है यानी लीनियर होती है, एक लाइन में होती है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो यहां पर जो तर्क दिया है वो इसकी सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है, या फिर आपके दोनों गलत है। टाइम शुरू होता है अब यहां पर आपका, ठीक है। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 1 2 3, अच्छा मेरी काउंटिंग जल्दी हो रही है, 4 5, ठीक है। हाँ टाइम यहां पर हो गया। देखिए बिल्कुल सही यहां पर क्या हुआ है, लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो सामग्री होती है, जो आपके टीएलएम होते हैं, वो बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी होता है। जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उससे आपकी करंट की नॉलेज को कनेक्ट कर दो, जो टीएलएम लेकर आते हैं उन टीएलएम को बच्चों के ज्ञान से कनेक्ट कर दो। तो पहला आपके कई सारे पैरामीटर पर आपका खरा उतरता है। दूसरा अधिगम को इसने एक रेखीय बता दिया, एक रेखीय नहीं होता आपका चक्रीय होता है, ठीक है। एक रेखीय नहीं होता, चक्रीय होता है, कह सकते हो स्पाइरल आपका होता है, ठीक है। ऐसा आपका स्पाइरल होता है, ना कि आपका लीनियर होता है। यानी सिर्फ अधिगम आपका एक स्पीड से नहीं बढ़ता जाता। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आपने शुरुआत में सीखना शुरू करा होगा सीटेट के लिए, तो आप लोगों की स्पीड जो है ना अपना कभी ऊपर नीचे चल रही होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अब नोटिस क्या होगा कि जब आपका शुरुआत में लेवल था, जो चीज आपने शुरू में सीखी, फिर और टॉपिक आपने सीखे और मेरी क्लास सीखी, तो धीरे धीरे आपके जो अनुभव है, इन अनुभव के आधार पर आप लोग सीखते चले गए। तो सीखना एक रेखीय नहीं होता, आपका कैसा होता है, स्पाइरल होता है आपका। तो आपके क्या है, दोनों ही आपके गलत है, ठीक है। क्या है, ये आपके दोनों ही गलत है। और आप लोगों के क्या आंसर है, नहीं इसमें आपके बिल्कुल सही आंसर दिया, ए सही है लेकिन आ गलत है आपका, ये वाला सही था आपका, ठीक है। मैं सोचू 3-3 की लाइन बनी हुई है सीसी की, तो ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। आज तो 3-3 की लाइन चला रखी है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षक समूह चर्चा के दौरान, दे देने पोल,
एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर डिस्कशन यानी चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का जो बेसिकली उद्देश्य है वो किसको बढ़ावा देने का उद्देश्य है? प्रोसीजरल नॉलेज, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग या चौथा रोट मेमोराइजेशन। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइम आपका शुरू होता है अब, ठीक है। ठीक है, देखो यहां पर कौन सा हो रहा है। मैंने कहा था भाई साहब ये जहां पर भी आपको देखने को मिले क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन, इसको तो देखते ही अपना सही मार देना, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली बच्चा अपने विवेक का यूज करके अपना सही गलत का यहाँ पर डिसीजन लेता है। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों को यूज कर दिया। इस क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आ जाती है, बच्चे की क्रिएटिविटी इसके अंदर बच्चे की आ जाती है, ठीक है। यानी रोट लर्निंग इसके अंदर बच्चा नहीं करता। क्या नहीं करता बच्चा इसके अंदर अपना रोट लर्निंग नहीं करता, क्रिएटिविटी करता है। यानी इसी के अंदर आ जाती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आपका अब सारे चिंतन इसके अंदर आ जाता है। यानी बच्चा जब कई सारे पहलुओं के बारे में सोचना यहां पर शुरू कर देता है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये वाली, ठीक। तो सेकंड आंसर शुरू हो जाएगा। प्रोसीजरल लर्निंग क्यों नहीं होगा? प्रोसीजरल लर्निंग मैंने आपको क्या बताई थी, वो लर्निंग जो आपके एक प्रक्रिया के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू सीखी जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले आपने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, फिर आप लोग यहां पर अपने सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने आ गए। मान लीजिए उसके बाद आप लोग DSSB की तैयारी करना चाहते हो, फिर उसके बाद आप लोग बन जाओगे गवर्नमेंट टीचर, आप लोग यहां पर बन जाओगे। तो आप लोगों का एक प्रकार से ये जो लर्निंग हुई है एक प्रोसीजर के थ्रू हुई है, ये होती है आपकी प्रोसीजरल लर्निंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है आपका अभिसारी चिंतन, जिसमें किसी तरीकों को आप सिर्फ एक ही प्रकार से समाधान निकालते हो, यानी समस्या का समाधान सिर्फ आपका एक ही होगा। जैसा आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसा आपसे किसी का नाम पूछा तो उसका नाम आप लोग अपना नाम एक ही बताओगे, ठीक है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग में जब उस नाम के कई सारे अर्थ आपसे पूछ ले, जहां पर क्रिएटिविटी देखने को मिले, तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना टाइम आज मुझे नहीं देना आज आपको, क्योंकि आज आपका टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो लेडी सब आपको समझा चुका हूं। किसी कंसेप्ट को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? जैसे मुझे आज नहीं करना चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देने चाहिए, ठीक है। रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र का उपयोग करना। दूसरा, विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित। तीसरा, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना। या चौथा, गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन करना। 4 सेकंड फालतू दूंगा, इसको टाइम लगा के दो, गलत मत कर देना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 9 सेकंड देता हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बताओ सही आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? हाँ ठीक। आज थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आज टेस्ट ले रहा हूं। देखो 9 सेकंड आपके खत्म होते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहली बात तो इसने पूछ लिया क्या नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव पूछ लिया। अगर नेगेटिव की बात करें, आप लोग अगर सीधे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर जाओगे, गैर उदाहरण और जो अपवाद होते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शन होते हैं, उनको सम्मिलित करने को वर्जन ठहरा दिया, यानी उनको एक्सक्लूड करने की बात कर दी। जबकि जब टीचर कोई चीज समझाता है तो एग्जाम्पल के साथ साथ वो अपना नॉन एग्जाम्पल भी शेयर करता है, उसके साथ अपने कुछ अपवाद भी यहां पर शेयर करता है, भाई ये चीज है और उसके साथ में एक अपवाद ये भी है, ठीक है। तो इनको भी यहां पर वो इंक्लूड करता है अपनी क्लासरूम के अंदर, लेकिन इसने इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड कर दिया, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। और नेगेटिव का भाई आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या है, और देखते हैं भाई आज का टॉपर बच्चा कौन निकलता है इस वाले टेस्ट के अंदर। और टेस्ट का लेवल आप लोग देख रहे हो, इतना अच्छा लेवल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। सीटेट में बेसिकली अगर ऐसा पेपर आ गया ना तो समझ लेना अच्छा खासा लेवल आप लोगों का आने वाला। बेसिकली इतना लेवल आता नहीं है, ठीक है। पेपर सेकंड वालों का आ सकता है ये वाला इस प्रकार का, लेकिन पेपर 1 का इतना लेवल हाई नहीं आता जितना मैंने लिया हुआ है बेसिकली। क्वेश्चन है, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक या सामाजिक संरचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा, वो आपको बताना है। पहला आपका सहयोगी परियोजना यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। दूसरा मानकीकृत परीक्षण। तीसरा सहकर्मी मूल्यांकन। चौथा कक्षा अवलोकन। बताइए सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा इस वाले के अंदर, ठीक है। हाँ 19 का बी।
मानकीकृत, अच्छा मानकीकृत तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, जहां पर भी ये दिखे ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव, आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी सभी क्या है आपके पॉजिटिव है, ये आपके शामिल इसके अंदर किए जाने चाहिए, चाहे कोलेबरेटिव हो, कोऑपरेटिव हो, चाहे आपका असेसमेंट हो, ये सब हो, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 20 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है, जो फिलोसफी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, परसों ही कराया इंक्लूसिव एजुकेशन, भूल तो नहीं गए अभी तक इस टॉपिक को। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलोसफी यानी दर्शन क्या कहता है कि जो बहिष्करण होता है, एक्सक्लूजन होता है, ये भी एक्सक्लूजन भी आपको बता चुका हूं कि बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करना। दूसरा इसका डैश का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना, या फिर केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टि बाधित व श्रवण बाधित है, या फिर अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती यानी उनको चैलेंज देता है। बताओ क्या कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो फिलोसफी कहती है। टाइम आपको देता हूं 5 सेकंड का, ठीक है। ठीक है, देखो अब यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो वहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है। लेकिन यहां पर बात हो रही है किसके, आपके एक्सक्लूजन की बात हो रही है। एक्सक्लूजन में तो आपके सामान्य जो बच्चे रहते हैं और बाकी मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है तो उनको अपना साथ में शिक्षा यहां पर नहीं दी जा रही, उनको मान लीजिए अलग कर दिया यहां पर। तो इंक्लूजन हो गया या एक्सक्लूजन हो गया, एक्सक्लूजन हो गया ना, तो हमको एक्सक्लूजन को बढ़ावा नहीं देना ना इंक्लूजन के अंदर। तो इसने कहा है एक्सक्लूजन की सभी नीतियों व आचरण को चैलेंज देता है, चुनौती देता है। बिल्कुल सही बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सक्लूजन की सभी चीजों को चैलेंज देता है, चुनौती देता है कि नहीं भाई अलग अलग करके मत पढ़ाइए, सभी को एक साथ एक रूप से संसाधन देकर सभी को शिक्षित आप लोग करिए। 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, या सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, या शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, या परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए? बताइए सही आंसर आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। पोल दे दो भाई इनको, ठीक है भाई, बिल्कुल सही आप लोग यहां पर दे रहे हो। सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपके क्लासरूम में बच्चे कैसे विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे हैं, तो सामग्री भी कैसी होगी, वो भी आपके विविध प्रकार की आपकी सामग्री होगी। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं सेकंड की ओर। आज ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे कुछ ऐसा पीकर आए हैं भांग मांग, सभी ज्यादातर आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया लग रहा है ये चीज देखकर, बहुत खुशी हो रही है कि आज सभी बच्चों के आंसर ज्यादातर सब सही जा रहे हैं, ठीक है। तो वाकई में आज खुशी हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थियों व उनकी पहचान के गुण धर्म का सही मिलान है, वो आपको बताना है। जो समस्या समाधान में अनियमितता, ठीक है, समस्या समाधान में अनियमितता। अगला है यहां पर सृजनात्मक विद्यार्थी दे दिया, यानी क्रिएटिव स्टूडेंट दे दिए, जो कि आज मुझे आप लोग लग रहे हो वाकई में टेस्ट को देखकर कि टेस्ट आपका मॉडरेट लेवल का है बिल्कुल आंसर, लेकिन फिर भी सही दे रहे हो, यानी क्रिएटिव स्टूडेंट तो भाई आप लोग हो। तो समस्या समाधान में अनियमितता, अनियमितता मतलब जो रिगिडिटी होती है, ठीक है, रिगिडिटी होती है, यानी इसको आप लोग कह सकते हो कठोरता, आप लोग इसको कह सकते हो। थोड़ा सा यार मेरी आदत है वो ही रोज रोज क्लास लेके आपको काम आसान कर रहा हूं, इसको मैंने नाम देकर गलती करी, ठीक है। अगला पढ़ो जल्दी से। सौलीन जो आपके विद्यार्थी है, जो ऑटिज्म वाले विद्यार्थी है, वो आपको क्या काम करते हैं, वो अपनी क्रियाओं को दोहराते हैं, जो भी अपनी मोटर मूवमेंट होती है उनको दोहराते हैं। तीसरा, अधिगम कठिनाई करने वाले विद्यार्थी क्या काम करते हैं, बेहद कमजोर स्मृति वाले होते हैं। तीसरा, दृष्टिबाधित वाले जो विद्यार्थी है उनको सुनने में कठिनाई होती है। बताओ यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आप लोग यहां पर बताइए, ठीक है। हाँ 22 का देखिए, 22 का आप लोगों का जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, वो समस्या समाधान में रिगिडिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर होती है। जैसे मैंने कहा आप भाई
क्रिएटिव बच्चे हो तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई सर ने लगभग सीडीपी के टॉपिक करा दिए, उसके बाद बाकी को कंप्लीट करा के बाकी के सब्जेक्ट को कराएंगे, अब उनकी तैयारी हमको करनी है। ठीक है, तो आपके क्रिएटिव बच्चों की निशानी नहीं होती कि समस्या समाधान में वो सिर्फ रिगिडिटी लाए कि समस्या का सिर्फ एक ही प्रकार से समाधान करे। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार से समाधान करते हैं। सवलीनता, ओटिज्म, ओटिज्म के अंदर क्या होता है, वो अपनी जो मोटर मूवमेंट्स होती है, जो अपनी शारीरिक अपनी क्रियाएं होती है, मसल्स की क्रियाएं होती है, उनका रिपीटेशन बार बार करते रहते हैं। ठीक है, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था। अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है तुम लोग गधे हो, तुम लोग गधे हो, तुम लोग गधे हो, तुम लोग गधे हो, मैं नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपका। ठीक है, तो आपका ओटिज्म के अंदर हो जाएगा। ओटिज्म के अंदर बेसिकली जिसको सवलीन यहां पर लिखा हुआ है, इसमें बच्चा अपना सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो ज्यादा यहां पर नहीं कर पाता और अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे मैंने कहा तुम लोग गधे हो, तुम लोग गधे हो, तुम लोग गधे हो। ठीक है, तो ऐसा इसको बुरा मत मानना, एग्जाम्पल मैं देता हूं इसका। तो सेकंड आंसर आपका ये सही हो जाएगा, जो सेकंड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से इसका आंसर का जवाब दीजिए और आपके सामने पोल आ गया। ठीक है, हाँ भाई, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा दे सकती है, बताओ। अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, उसके अलावा विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशीलता व लचीले होकर, तीसरा एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके, या फिर फोर्थ अनियमीय निर्देश का पालन करके। ठीक है, बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक, हाँ लड़को तुम्हें ही कह रही है, मैं यहां पर कौन सा यहां पर जेंडर वाइज निभा रहा हूं, लड़को तुम ही कह रहे हो। मैं तो एग्जांपल दे रहा था, तुम गधे हो, तुम गधे हो, उसमें तो सारे आ रहे हैं। ठीक है, चाहे उसके अंदर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो इस टाइम पर। ठीक, चलो भाई इसका आंसर बताओ सही से, टाइम आपका होता है यहां पर खत्म। देखो इसके अंदर आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसको बढ़ावा देना चाहिए, अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न, यानी जो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले प्रश्न होते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति सेंसिटिव आपको बरतना चाहिए और लचीलापन होने चाहिए। जैसे भी एक बच्चे ने कहा कि सर सिर्फ लड़कों को गधा बोल ले, हमें गधा नहीं बोल ले। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर क्या आप बरती, संवेदनशीलता बरती। नहीं भाई लड़कों, मैं तो सभी को एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, खाली आपको नहीं दे रहा। मुझे क्या गाली खानी है लड़कों से, बहुत गंदी गंदी देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जितने भी वीडियो देख रहे हो मैं तो सभी को एग्जाम्पल देके बताया, तो आपके दो सही हो जाएंगे। खाली एकमात्र उत्तर वाले नहीं देने, और आपका फिर आ गया प्रोवाइड रिगिड डायरेक्शन। रिगिड नहीं देना होता, फ्लेक्सिबल देना होता है। कैसा देना होता है, फ्लेक्सिबल डायरेक्शन देना होता है। फर्स्ट और सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है और पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सीखने को प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने के लिए जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, या फिर विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों को सीखने के स्तर से बहुत ज्यादा हो। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, देखो क्या काम करना चाहिए, उसको विद्यार्थियों के निजी अनुभवों के साथ उसको यहां पर जोड़ना चाहिए, जो कि आप लोग यहां पर बिल्कुल सही। ये कैसे हो जाएगा, व्याख्यान विधि की बात आ गई, लेक्चर मेथड की बात आ गई। लेक्चर जो मेथड होता है वो बेसिकली आपका टीचर सेंटर्ड होता है। कैसा होता है आपका, टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि अध्यापक केंद्रित होता है, जिसमें जो एक्टिव रहता है, एक्टिव इसके अंदर टीचर रहता है। ठीक है, कौन रहता है, एक्टिव टीचर रहता है। लेकिन आज बात चल रही है बाल केंद्रित शिक्षा की बात चल रही है, तो ये मेथड तो आपका वैसे भी नहीं होगा, और खासकर प्राइमरी क्लास के लिए तो ये वैसे भी यूज नहीं किया जाता आपका। ठीक है, प्राइमरी क्लास में तो आपका वैसे भी यूज नहीं किया जाता आपका, मैं यहां पर यूज कर सकता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका सही नहीं होगा, सेकंड सही होगा। जो आपका एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में से एक सिद्धांत कहता है कि जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो वो बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके आप उनको पढ़िए। सेकंड नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अब आपके 25 क्वेश्चन पर, बहुत जल्दी हम लोग आगे 25 पर। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज खोजने में मदद करनी चाहिए, वह उनकी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, और चीजों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। ठीक है भाई, तर्क इसमें दिया है कि जो सीखना होता है वो समझ बनाने की प्रक्रिया होती है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनर्रूपित करने का कौशल होता है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो क्या इसकी सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है, या फिर ये आपके दोनों गलत है। बताओ इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है सर, ओनली अच्छा मॉक टेस्ट, वो तो भाई आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जो भी आपका कोर्स, मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
सब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये क्या है, ये दोनों ही ठीक है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ठीक है, कि मतलब ये सारे काम बेसिकली आपके चाइल्ड सेंटर्ड के लिए हो रही है, जितने इसके अंदर बताए, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए मोटिवेट यानी अभिप्रेरित करता है। बताओ कौन करता है आपको मोटिवेट और अभिप्रेरित? शर्मिंदगी और निराशा ये करता है आपको अभिप्रेरित। भय और उत्कंठा यानी एंजाइटी आपको अभिप्रेरित करती है, डर करता है। यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रित है ये करता है, या यह मान्यता की क्षमता वार्धिक और नियंत्रणीय है? अच्छा, दो ऑप्शन तो देखते गलत काट दोगे, दो ऑप्शन के अंदर फंसोगे। ठीक है, दो ऑप्शन कौन सा है वो तो मुझे पता है, इसको देखते गलत काट दोगे। जाओ ऑप्शन देख दिया 50-50 का, इनके अंदर बताओ सही आंसर क्या होगा। शर्मिंदगी की वजह से तो नहीं कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है, मोटिवेट नहीं होंगे कि शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हो गई कि अब ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी और उसके बाद सीधा आईएएस बन जाओ, वो काबिलियत तो एक दो के अंदर होगी ना। किसी डर की वजह से कर रहे हो, अजी हाँ किसी के बस की हमें डरा सके। अब इन दो में से बताओ सही आंसर क्या होगा आपका। देखो, जो मोटिवेट करने के लिए जो आपको यहां पर बच्चों को प्रेरित कर मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अग्रसर करती है, ठीक है, मेहनत करने के लिए, विश्वास रखने के लिए, वो मान्यता होती है कि क्षमता वार्धिक है। वार्धिक का मतलब होता है जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो बढ़ती हुई रहती है। आप लोगों की जो क्षमता आज है, जब आपने सीटेट की शुरुआत करी थी क्या उतनी क्षमता थी? नहीं थी ना। जब आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स किया था, जब उतनी क्षमता थी नहीं थी। तो बेसिकली आपकी क्षमता यहां पर बढ़ती जा रही है। जो आपको मोटिवेट कर रही है, किसके लिए मोटिवेट कर रही है? खुद पर विश्वास बनाए रखने के लिए और मेहनत करने के लिए, और कंट्रोल में भी है, कंट्रोल लेवल भी है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग इधर उधर भटक जा रहे हो, आपको विश्वास हो रहा है कि हमारा डायरेक्शन सही दिशा में चल रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना आप सीटेट के, आपको जैसे मैंने सीडिंग पढ़ाई हुई है, लगभग सारे टकरा जाएंगे आपके। जो भी आप लोग सेट उठाओगे 30 क्वेश्चन का, इक्का दुक्का कहीं गलत होगा, वरना सारे सही मारोगे। ठीक है, तो फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। 3 सेकंड फालतू दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू करते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ एक्टिविटीज यानी गतिविधियां कराती है। इन एक्टिविटीज यानी क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलो 5 सेकंड फालतू ले लो, नेगेटिव ऑप्शन है, ऑप्शन वाला है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव होगा। ठीक है, यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक होती है। यह समय और संसाधन की बर्बादी है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, या फिर यह अधिगम के लिए तैयार करने को एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। बताओ सही आंसर आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर आज मेरे सारे क्वेश्चन सही है, कुछ छूट गए, कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो देखना, कवर हो जाएंगे आपके। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, टाइम आपका खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा। आपका नेगेटिव पूछा है, कुछ बच्चे फंस गए ना, नेगेटिव वाले में नेगेटिव आंसर देना है। देखो, यह समस्या और संसाधन की आपकी बर्बादी है, नेगेटिव हो गया, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं, यह भी नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव, भाई का आंसर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन बढ़ो जल्दी से। जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से स्किल, कौन से कौशल को यहां पर प्रोत्साहित यानी उसको इंकरेज कर रहा है? क्या वो यहां पर कंडीशनिंग यानी अनुबंधन को प्रोत्साहित कर रहा है, अनुकरण को, स्मरण या प्रत्ययन को यानी रिकॉल को, या फिर अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकोग्निशन को? बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, हमारे अभी तक 5 गलत हुए, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर आप लोगों का स्कोर आज 20+ भी आ रहा है ना इस वाले के अंदर, तो समझ लो अभी बहुत अच्छी है आपकी तैयारी, और अभी आपके पास और काफी टाइम बचा है। ठीक है, और मुझे इतना उम्मीद है क्योंकि 30 में से 30 वाले इतने बच्चे अपने पास जो सीडीपी के अंदर लाते हैं, अनगिनत बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मारोगे 30 में से 30। देखिए कौन सा स्किल करता है, वो करता है मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन बेसिकली कई बार बता चुका हूं, जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो क्या होता है, अपना मेटाकोग्निशन होता है। जब आदमी अपना सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो यहां पर जफर क्या काम कर रहा है, यहां पर उसमें आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में कैसे सीखा, तो यहां पर बेसिकली वो अपनी सोच के बारे में ही सोच रहा है, मेटाकोग्निशन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, अजर्सन यानी कथन आपको दिया हुआ है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरीके से समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अब उसमें रीजन यानी कि तर्क क्या दिया हुआ है,
तर्क उसने दिया है कि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण की कार्य नीति होती है। आपको बताना है दोनों ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो क्या ये इसकी सही प्रकार से इसकी व्याख्या कर रहा है या फिर आपके दोनों गलत है। बताओ आपका आंसर सही क्या हो जाएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब, ठीक है। पोल पहले से मत दे, वो बच्चे बोल रहे पोल पहले से आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही ठीक हो जाएंगे आपका, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से समस्या समाधान को करने चाहिए, डिस्कशन करके, बोलचाल करके, साझा करके, ठीक है, आपस में। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भाई ईमानदारी से अपना स्कोर बताना, एक एक करके नाम पढ़ूंगा और कोई बेईमानी मत करना। जो कोई बेईमानी करेगा, ठीक है, ईमानदारी से अपना बताना, क्योंकि मुझे फीडबैक भी मिलेगा, कुछ बच्चों का फीडबैक मिलेगा जहां जहां पर उनकी कमी आई हुई है, तो उस प्रकार से मैं आगे की अपनी स्ट्रेटेजी को बना पाऊंगा, ठीक है। तो ईमानदारी से स्कोर बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन दिया हुआ है कि एक बच्चे की स्वयंगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। उसमें तर्क दिया है कि संज्ञान और संवेग यानी जो कॉग्निशन और इमोशन होता है वो परस्पर संबंधित होते हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन अगेन आपके सामने वही है और टाइम आपको स्टार्ट कर दिया मैंने, देना स्टार्ट। देखिए स्वयंगात्मक मनोस्थिति के बारे में यहां पर पूछ लिया, ठीक है। स्वयंगात्मक स्थिति अगर किसी बच्चे की ठीक नहीं है, ठीक है, इमोशनली रूप से वो ठीक नहीं है, मान लीजिए आप भी ठीक नहीं हो, मैं भी ठीक नहीं हूं, टीचर का भी इमोशंस मैंने बताया था लर्निंग को प्रभावित करता है, तो ये अगर इमोशन स्थिति ठीक नहीं है ना, तो वो बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करेगी। मान लीजिए आपके घर वालों ने आपको अभी खूब सुनाई हुई है, रोज ठूस ठूस के खाता है, खाती है, पूरे टाइम पड़ा रहता है, तो आप लोगों की सीखने की पावर वो नहीं होगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। या कहीं से फोन आ गया, कोई बात होगी, नाराजगी होगी, तो आपका मन पूरे टाइम पर वही पड़ा रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके संज्ञान और संवेग भी होते हैं ना, ये भी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संज्ञान बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हमारे माइंड के अंदर संक्रिया चलती है, ठीक है, कॉग्निशन चलता है, वही बेसिकली आपका क्या रहता है, संज्ञान रहता है, जिसके अंदर थ्रू हम किसी चीज को जानते हैं। इमोशंस आपको सभी को पता है, इमोशंस ना सिर्फ आपके संज्ञान को प्रभावित करता है, ये आपके लर्निंग को भी प्रभावित करता है, और संज्ञान के साथ साथ में यहीं पर एक वर्ड और लिख लीजिए, कभी कभी आ जाता है कि मेमोरी को भी प्रभावित करता है। जब संज्ञान को प्रभावित करेगा तो आपकी मेमोरी को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। आपको यह सही पता होनी चाहिए कि किस जगह पर आपको किस इमोशंस का यूज करना है। ये कौन बताता है, ये आपको कॉग्निशन बताता है। अब देखिए आज की वीडियो के अंदर मान लीजिए आपका स्कोर अच्छा आ गया, तो आपको क्या बताना है, सर मेरे इतने नंबर आ गए, खुशी से आप लोग बता रहे, तो आप लोगों ने अपने इमोशंस कैसे दिखाया, खुशी का इमोशंस आप लोगों ने दिखाया। और मैंने किसी को यहां पर बोल दिया हट गधे पागल, ठीक है, तो आप लोग कैसे इमोशन दिखाओगे, नाराजगी वाले इमोशन दिखाओगे, अरे सर नाराज हो रहे, हम तो अपने स्कोर अच्छा बता रहे, हमें तो वो दे रहे हो, ठीक है। तो दोनों का आपस के बीच में परस्पर संबंध यहां पर पाया जाता है, ठीक। एक एक कॉग्निशन इमोशंस के ऊपर एक और मैं आपको क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन बता दूंगा, तो थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और बेसिकली बिल्कुल जितना हमने टाइम सोचा था वो लगभग 1 घंटे में आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए। मेरा टारगेट था कि 1 घंटे में आज हमको क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है। तो अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि 30 में से आपका जो स्कोर बना है वो यहां पर कितना स्कोर बना है, और एक एक करके ईमानदारी से स्कोर बताओ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीडीपी के लगभग पोर्शन को हम लोग कर चुके हैं, जो पोर्शन हमारा बचता है उसको हम बाकी को निपटाएंगे। और फिर बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारे बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट है, तो उन दूसरे सब्जेक्ट की फिर हम लोग और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उनके बहुत सारे टॉपिक आपको और क्लास आपको करा चुका हूं। अब इसके बाद थोड़ी सी जैसे इंग्लिश को करवाएंगे, सोशल साइंस वगैरह को करवाएंगे, उनकी ओर बढ़ेंगे और बाकी टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा लेके चलेंगे, ठीक है। तो सीडीपी तो हम लोग काफी हद तक कर चुके हैं, जो कि आप लोगों का आज मैंने खुद लाइव देख लिया टेस्ट के अंदर, जो कि आप लोगों ने बहुत सही बताया। बताइए अब ईमानदारी से आप लोगों का जो स्कोर हुआ है वो कितना सही हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड भाई। प्रीति के 30 में से 23, माजिद अशरफ के 30 में से 18, इरशाद 30 में से 22, रेस्पेक्ट मिलेगा 30 में से 21। हाँ रेस्पेक्ट मिलेगा, इन्होंने नाम ही लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा भाई। 30 में से 21 लेकर आ गए, लेकिन थोड़ा और बढ़ाइए इसको, ठीक है। हाँ 30 में से 24, कुछ प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो गया, सही से पढ़े बिना आंसर दे दिया। यही तो होती है, जब आराम से आंसर देते तो टाइम रहता है ना, लेकिन जब टेस्ट का प्रेशर रहता है ना, पेपर के अंदर प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के अंदर 2-4 नंबर तो कटनी है। मैंने भी आज तक जितने एग्जाम दिए ना,
दो एक नंबर तो मेरा कटा ही कटा है आज तक, ठीक है, उन एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी के अंदर कट गया, कभी कभी गोले वोले के अंदर कट गया, या फिर कभी मतलब सोच कुछ रहा था और आ कुछ और गया दिमाग के अंदर। तो एक दो नंबर तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार से कट नहीं है, ठीक है। और बताइए, 8 गलत हो गए देवेंद्र सिंह के, कोई बात नहीं। 30 में से 25 मानविंदर सिंह, ठीक है। विशाल सिंह क्या है? 30 में से 30, ठीक है। तो भाई विशाल ने पूरा स्कोर करा है और मुझे उम्मीद होगी कि विशाल ने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया, ठीक। हाँ, प्रिंस गौतम ने 30 में से 28 करे, ठीक है। सालिना परवीन ने नहीं बताया स्कोर। मोहम्मद अशरफ सोहेल के 25 में से 30 है, उल्टे बता दिए, ठीक। हाँ, प्रीति के 30 में से 20 है, ठीक है। सर थोड़ा लेट आया था तो 27 में से 25। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। स्कोर देखो, मतलब आप स्कोर देखो, कोई बच्चा ऐसा नहीं दिख रहा है एक आधे को छोड़ के, मतलब सारे बच्चे 20 प्लस है, 20-25 के आसपास सब घूम रहे हैं, ठीक। सर थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए क्वेश्चन समझाने के लिए। अरे आज मुझे टाइम ज्यादा देना ही नहीं था, ठीक है। अगर मैं टाइम, ऑलरेडी मेरी क्लास चलती है, डेली मेरी क्लास चलती है 8 बजे, तो 8 बजे मैं एक एक क्वेश्चन को इतना निचोड़ता हूं, सारे ऑप्शन को निचोड़ता हूं उनके अंदर, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरी क्लास बहुत लंबी चल जाती है। तो आज तो मुझे टेस्ट था ना, और मैंने पूरी प्लानिंग करी थी 1 घंटे के अंदर मुझे खत्म करना है, ठीक। हाँ ठीक है। हाँ, अलीशबा नूर आपका भी ले लिया भाई मैंने। भावना सोनम, ठीक है, आपका भी। सर रीट में 10 क्वेश्चन गलत हो गए जिसके सॉल्यूशन नहीं हो पाया, जो गलत हुए क्वेश्चन उनका मुझे मालूम नहीं था। अच्छा ठीक, आप भेज देना, मैं देखता हूँ, ठीक। अच्छा ठीक है भाई, स्कोर ज्यादातर सभी बच्चों के ठीक आए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्कोर आप लोगों का अच्छा रहा है, देखकर मेहनत लग रही है कि आप लोगों ने मेहनत अच्छी खासी हो रखी है। और अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की स्टडी भी साथ के साथ करते रहिए। मैं तो करा ही रहा हूं आपको यूट्यूब पर, लेकिन आप लोग और प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो स्कोर है ना 30 में से 30 का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 30 में से 30 का स्कोर बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद किसी बच्चे का एक आधा कट गया, वरना ये मतलब आ जाता है आराम से। कोई एक आधा जैसे नया क्वेश्चन आ गया, जैसे पिछली बार एफएलएन वगैरह उठकर आ गया था, या कुछ और नया टॉपिक पूछ लिया, कंसेप्ट पूछ लिया, तो एक अलग बात है, वरना 30 में से 30 बहुत बच्चे लेकर आते हैं, ठीक। चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।